बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साल मुकम्मल होने वाला है रिजीम चेंज ऑपरेशन को, तो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जानी चाहिए कि एक्चुअली इस एक साल में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। आपको याद होगा 27 मार्च का दिन था, एक साल पूरा हो गया। 27 मार्च को एतवार के दिन परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी, और उस वक्त इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था, और उन्होंने वो साइफ़र बाद में पता चला कौम को कि वो एक साइफ़र है, और उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ पहले तहरीक एतमाद पेश हो चुकी थी। 8 मार्च को, 27 मार्च को उन्होंने एक जलसा किया था। उस जलसे के अंदर उन्होंने कारकुनों को बुलवाया था। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उस जलसे में जमा थे, और तहरीक एतमाद के बाद जिस किस्म के तासुरात बन रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ, वो उसमें इमरान खान साहब चाह रहे थे कि कारकुनों को एतमाद मिले। इमरान खान साहब ने जेब से एक खत निकाला और कहा कि बैरून मुल्क से एक खत लिखा गया है और इसमें धमकी दी गई है, खत के जरिए हुकूमत गिराने की साजिश की गई है। जब इमरान खान साहब ने यह कहा तो लोगों के दिमाग में फौरी तौर पर आया कि इमरान खान साहब की हुकूमत को बैरून मुल्क की साजिश के जरिए गिराया जा रहा है, और ये वो बयानिया था जिसके ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान का नैरेटिव खड़ा हो गया। मेरी इमरान खान साहब से 10 मार्च को एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे इस साइफ़र के बारे में बताया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये साइफ़र क्या होता है, और मैंने बल्कि बाद में आगे स्टडी किया एक्चुअली साइफ़र क्या होता है, डिमार्च कैसे करते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब बताया कि एक लेटर है वो आया है और उसके अंदर ये मुतालबात किए गए हैं, और इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि हुकूमत ख़त्म कर दो तो माफ़ी, और अगर इमरान खान बच गया तो नताइज, और रशिया इमरान खान जाने का अपना ज़ाती फैसला है, और इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर थीं। तो मैंने इमरान खान साहब से ये कहा था कि आपको इस पर जवाब ज़रूर देना चाहिए अमेरिका को, और मुझे नहीं लगता कि अब आपकी हुकूमत बचेगी, क्योंकि अमेरिका ने यह फैसला तो कर लिया है। अब बाद में इमरान खान साहब ने जब आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट हुआ, चीज़ों का पता चला, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आई कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में लॉबिंग करवाई थी, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को वहाँ पर गैर मकबूल किया था। उसके बाद अमेरिका ने इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और फिर जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पे यहाँ पे पूरा एक रिजीम चेंज ऑपरेशन को लीड करते हुए पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। इसके अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, मीडिया के लोग भी थे, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे, पैसे इस्तेमाल करने वाले भी थे, पैसे लेने वाले भी थे, पार्लियामेंटेरियंस की बोलियां लगी, सिंध हाउस के अंदर क्या कुछ होता रहा, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। इमरान खान साहब ने जब एक खत दिखाया तो उसके बाद उनकी हुकूमत 9 अप्रैल की रात ख़त्म हो गई थी, और तब तक खत का बार बार जिक्र होता रहा। उधर पार्लियामेंट के अंदर घंटियां बजती रहीं और 172 से गिनती आगे बढ़ गई, तो दूसरी तरफ जो है वो फिर हुकूमत एक और बन गई, और जब हुकूमत बनी पीडीएम की तो उसके बाद एक नया दौर शुरू हो गया। हुआ ये कि इमरान खान साहब को ये लग रहा था कि उनकी सियासत शायद बहुत कमज़ोर हो जाएगी, पाकिस्तान के लोगों को भी ये लग रहा था, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने सबको एक्सपोज किया और फेस किया था, अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया और 10 अप्रैल को बनने वाली हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड चला जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, और कई महीने तक ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड पे रहा। इसका नाम था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये ट्रेंड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस ट्रेंड के ऊपर लगातार सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे थे, और इस ट्रेंड ने रातों की नींदें आराम कर दी थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, बहुत सारे लोगों को हायर किया गया कि इसको तोड़ा जाए तोड़ा जाए। ये ट्रेंड टूट नहीं रहा था। अप्रैल का महीना किसी तरह गुजर गया, लेकिन जब मई का महीना आया तो यहां से फैसला किया गया कि सख्तियां शुरू की जाएंगी। सबसे पहले सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना शुरू किए। 15 मई के बाद साबिर शाकिर साहब पे मुकदमे का पता चला हमें कि उन पे मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। साबिर शाकिर साहब इस चीज़ को भांप गए थे, वो सऊदी अरब में थे, वहां से वो यूएई गए, और उनको जब धमकाया गया तो फिर वो बरतानिया जाने पर मजबूर हो गए। साबिर शाकिर साहब को, वो उन लोगों के नाम भी जानते हैं, इन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हम आपको जहाज़ में से उठा लेंगे, और वो बड़ी मुश्किल से, बल्कि जिस दिन साबिर शाकिर साहब ये बात कायमा कमेटी के सामने बता रहे थे सेनेट में, तो उस वक्त साबिर शाकिर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो ऑनलाइन मौजूद थे बरतानिया से, और उन्होंने रोते हुए बताया था कि मुझे इस नौयत की धमकियां लगाई गई हैं और मैं उन लोगों को जानता हूं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो ताकतवर लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने साबिर शाकिर को धमकाया और उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया, और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात थे, लगभग 10-12 मुकदमात उनके ऊपर हैं।
अरशद शरीफ वो पाकिस्तान में थे, मैं भी पाकिस्तान में था, समी इब्राहिम साहब भी पाकिस्तान में थे। हम तीनों के ऊपर लगातार मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। मेरे ऊपर 18 मुकदमा पहले झटके में दर्ज किए गए और उसके बाद नहीं, पहले 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 सिंध में मुकदमा दर्ज किए गए, फिर पंजाब में मुकदमा दर्ज किए गए, फिर मुकदमा दर्ज किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बलूचिस्तान के मुकदमात का मुझे आज तक नहीं पता। लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज हो गए। सिर्फ पंजाब में 18 मुकदमात थे। अरशद भाई के ऊपर 16 या 18 मुकदमात दर्ज किए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो डटे रहे और यहां पे काम करते रहे और वक्त गुजरता रहा। 25 मई, जब 25 मई आया तो पहली मर्तबा ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ। हमने देखा उससे पहले ताकत का इस्तेमाल एज सच नहीं हो रहा था। छोटे मोटे मुकदमात और गिरफ्तारियां हो रही थी, सहाफियों को तंग किया जा रहा था, लोगों को हरासा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो कुछ 25 मई को हुआ उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अल्लामा इकबाल की बहू नासिरा जावेद इकबाल साहिबा के घर का दरवाजा गाड़ी मारकर तोड़ा, गेट तोड़कर अंदर गए और उनके घर के अंदर दंदनाते हुए फिरते रहे और उनको हरासा किया। इसी तरह खवातीन के बेडरूम्स तक पहुंच गए, बच्चों को हरासा किया, नौजवानों को हरासा किया और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। हमने पहली मर्तबा ऐसे मनाजिर देखे गुल्लू भट्ट के बाद कि पुलिस ने डंडों के साथ 25 मई की सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस अंधाधुंध गाड़ियों पर डंडे बरसा रही थी और उनकी वीडियोस बना के वायरल कर रही थी ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जो निकलकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं वो इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दें। इस बीच में इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिले की क़यादत की, लेकिन पंजाब की पुलिस के जरिए से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान एक बॉर्डर बना दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए और हर तरफ से आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई। पहली मरतबा इमरान खान साहब को यह मालूम हुआ 26 तारीख की सुबह, जब वो इस्लामाबाद तमाम रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे और बहुत बड़ी तादाद में, यानी अगर मैं ये कहूं कि 50-60 हजार लोग उनके साथ थे इस्लामाबाद के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि मैं वहां पे उस वक्त मौजूद था। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर, तो लोग 2 दिन से जाग रहे थे, लड़े हुए थे। आंसू गैस की वजह से उनकी हालत बुरी हो चुकी थी और कई लोग जख्मी थे। बेशुमार लोग पट्टियां करवा के इमरान खान साहब के काफिले के साथ साथ चल रहे थे। इमरान खान साहब को 26 तारीख की सुबह कुछ विजुअल्स और तस्वीर दिखाई गई जिनमें साफ देखा जा सकता था कि सिर्फ पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं मार रही, बल्कि रेंजर्स के जवान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। ये चीज देखने के बाद इमरान खान साहब खासे दिल बर्दाश्त हो गए और उन्हें लगा कि जिस इदारे के बारे में वो ये सोच रहे थे कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, उस इदारे ने हमारे खिलाफ अपनी फोर्स को इस्तेमाल किया है। इमरान खान साहब ने इस शिकवे को कई मरतबा निजी और ओपनली भी दोहराया है और अभी तो जब रेंजर ने आखिरी अटैक किया तो उसके बाद तो इमरान खान साहब खुलकर बताते हैं कि रेंजर्स ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया है और रेंजर्स ने आंसू गैस की शेलिंग भी की है और लोगों को टॉर्चर भी किया है। बल्कि रेंजर्स ने अब तो कुछ सहाफियों के ऊपर भी टॉर्चर किया है। यहाँ लाहौर में भी टॉर्चर हुआ है, जिनमें से हमारे एक दोस्त जो हैं वो राय साकिब करल, उनके ऊपर काफी टॉर्चर हुआ है। बल्कि वो बहुत मायूस थे उस तशद्दुद के बाद। फिर बाद में कहा गया उनसे कि हम आपसे माफी मांग लेते हैं, लेकिन मारने कुटने के बाद माफी क्या होती है। बहरहाल हम थे 25 मई के वाकयात में, उसमें बहुत जबरदस्त तशद्दुद हुआ, बड़ा जुल्म और जबर किया गया। उसके बाद जो अगली गिरफ्तारी होती है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है जुलाई में। बीच में बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, सियासी कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे गिरफ्तार किया जाता है जुलाई की 5 तारीख को और गिरफ्तार किया जाता है इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से। हालांकि मेरे पास एक जमानत मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसके मुताबिक मुझे इस टेरिटरी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उसी दिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक बोर्ड लगा दिया थोड़ा सा आगे ले जाकर कि इस्लामाबाद की हदूद यहां खत्म हो जाती है। तो इस्लामाबाद इंतजामिया ने कहा कि ये एरिया ही बाहर निकल गया इस्लामाबाद की हदूद से और फिर वहां से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ऊपर 18 शहरों में मुकदमा दर्ज थे, अदालत के साथ झूठ बोला गया, मुकदमा छुपाए गए और खासतौर पर वो मुकदमा जिसमें मुझे गिरफ्तार करना था उसको छुपाया गया और फिर मुझे शटल कॉक बना दिया गया, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी उस अदालत में। मैं कई अदालतों के अंदर पेश होता रहा और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट में कई दिनों के बाद मुझे इन सारे केसेस में जमानत मिल गई। मैंने अपने ये सारे मुकदमा लड़े हैं और एक एक करके खत्म करवाए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा तक के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए और जो ताकतवर लोग थे चारों सूबों में, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करें, खासतौर पर सहाफियों के ऊपर। ये मुकदमा बड़े अजीबोगरीब थे। इन मुकदमात में कुछ चीजों की जो है ना सिमिलैरिटीज थी। यानी एक तो यह है कि ये कॉपी पेस्ट वाले मुकदमात थे। एक ही तहरीर लिखकर भेज दी जाती थी तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर या डीपीओस को, वो अपने अपने थानों के अंदर उसी तहरीर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते थे, सिर्फ एक मुद्दई का नाम तब्दील होता था। यानी गुजरांवाला का एक आदमी, चकवाल का एक आदमी, अटक का एक आदमी, भावल नगर का एक आदमी, झंग का एक आदमी, लाहौर का एक आदमी, ये सारे लोग जो हैं एक ही तरह का इनको ख्वाब आता है, एक ही तरह का इनको ख्याल आता है और ये सब लोग एक ही तरह की एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज करवा देते हैं। लफ्ज ब लफ्ज हू बहू एफआईआर दर्ज हो जाती है पूरे पंजाब के अंदर, 18 एफआईआर और बाकी जगहों के ऊपर भी। इसी तरह साबिर शाकिर साहब के साथ होता है, यही समी इब्राहिम साहब के साथ होता है, यही अरशद शरीफ साहब के साथ होता है। एक और जो मिली जुली चीज है वो ये थी कि जितने भी मुद्दई थे ये सारे जराइम पेशा अफराद थे ज्यादातर। कोई मंशियात का कारोबार करता था, कोई जो है वो शराब का कारोबार करता था, किसी का जुए का अड्डा था, कोई जो है वो पुलिस का टाउट था। तो इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोगों को हमारे मुद्दई बनाया गया ताकि बवक्त जरूरत उनको इस्तेमाल किया जा सके। ये सारे के सारे मुद्दई भाग चुके हैं और कोई भी सामना करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। केसेस बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह थे। हम सहाफी जो है वो अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे और किसी ना किसी तरह रिलीफ लेते रहे। इसके बाद अयाज अमीर साहब को लाहौर में रोका गया और रोकने के बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये 1 जुलाई थी 2022। अयाज अमीर टीवी पर शो करके जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने नामालूम अफराद ने रोका और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कपड़े फाड़ दिए। अयाज अमीर साबका फौजी हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। 70 साल से जायद उनकी उम्र है और उनको 6 अफराद ने उनको टॉर्चर किया। उनका मोबाइल फोन और पर्स भी अपने साथ लेकर चले गए और इनके ड्राइवर के ऊपर भी टॉर्चर किया। वो तस्वीर देखकर आज भी हमें शर्मिंदगी होती है कि हम अपने बुजुर्गों का एहतराम भी नहीं करते। 9 जुलाई को समी इब्राहिम साहब पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और उनके दफ्तर के बाहर उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। समी इब्राहिम ने बताया कि उन पे जो हमला करने वाले अफराद हैं वो सब्ज रंग की सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर मौजूद थे। 9 अगस्त 2022 यहां से एक बड़ा खौफनाक काम शुरू होता है। इस्लामाबाद में एक खास आदमी पहुंचता है, उसके बाद सूरत बदलने लगती है। 9 अगस्त 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको नंगा करके उनके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाया गया और पीडीएम की हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर शहबाज गिल को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। यहां तक कि उनके नाजुक अज़ा के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। शहबाज गिल एक अमरीकी नेशनल थे, वो पाकिस्तान आए थे और वो चाहते थे कि नया पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें, लेकिन उनको मजबूर किया गया कि उनसे एक खास बयान हासिल किया जा सके। शहबाज गिल बताते हैं कि उनको दबाव डाला जाता था कि फला फला शख्सियत के खिलाफ इस नौयत की वीडियो दे दें या इस नौयत का बयान रिकॉर्ड करवा दें। शहबाज गिल शदीद तकलीफ के बावजूद, हालांकि वो अस्थमा के मरीज हैं, इसके बावजूद वो बयान देने से इनकार करता रहा और उसको एक निशाने इबरत बनाकर छोड़ा गया। वो अभी तक मेडिकली पूरी तरह फिट नहीं हो सका। शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया तो एआरवाई को बंद कर दिया गया, बोल को बार बार बंद किया गया, एआरवाई को बार बार बंद किया गया और टीवी चैनल्स को बहुत हरासा किया गया। इस बीच में एक रात अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। साबिर शाकिर की तनख्वाह बंद करवा दी गई और उनको टीवी चैनल से निकलवा दिया गया। अरशद शरीफ को टीवी चैनल से निकलवाया गया और टीवी चैनल से बाकायदा बयान जारी करवाया गया कि अरशद शरीफ अब हमारे टीवी चैनल का हिस्सा नहीं है, वो एआरवाई में अब काम नहीं करते। अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिस मुल्क में वो गए वहां पे भी उन पे जमीन तंग कर दी गई और उसके बाद वो कीनिया पहुंचे, वहां पे उनको कत्ल कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2022 को कीनिया में शहीद हो गए। इस वाकये के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क से निकलने पर मजबूर किया? आज तक उनकी वालिदा की दरखास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आदम सवाती ये 2 मरतबा गिरफ्तार हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं। इनको पहले गिरफ्तार किया गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके कपड़े भी उतारे गए और इनके ज्यादा बोलने के ऊपर इनकी फैमिली को इनकी निजी जिंदगी की तस्वीरें, वीडियोस, यानी ये अपनी वाइफ के साथ किसी दौरे पर गए थे, वहां पे इनकी जो अपनी वाइफ के साथ वीडियोस हैं वो इनकी फैमिली को भेज दी गई
इनके बच्चों को भेज दी गई, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग की गई, इनको परेशान किया गया, इनको हरासा किया गया, इनके कपड़े उतारे गए, इनको टॉर्चर किया गया, बार बार टॉर्चर किया गया। 74 साला सेनेटर डटकर खड़ा हो गया और उसने कहा जितना मर्जी जुल्म करो, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलता रहूंगा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। इनकी जाती वीडियो और तस्वीर बनाकर भी इनको टॉर्चर किया गया। 25 जनवरी 2023 को फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई थी और असम्बलियां तोड़ दी थी परवेज इलाही साहब ने, तो फवाद चौधरी साहब को मोहसिन नकवी की हुकूमत बन गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली, यह भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वजीराबाद में उनके ऊपर अटैक हो गया। इमरान खान साहब को 3 नवंबर को फायरिंग के वाकये में वो शदीद जख्मी हो गए थे। वो अस्पताल पहुंचे और ऐसा लगता है कि एक जानलेवा हमला था। और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुख्तलिफ अतराफ से 3 के करीब हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई थी और ये एक प्लान्ड अटैक था जिसमें इमरान खान को असैसिनेट करने के बाद जिस शख्स ने इमरान खान पर गोली चलाई है उसको भी मारना मंसूबे का हिस्सा था। यह प्लान बेनकाब हो चुका है, लेकिन नई आने वाली निगरान हुकूमत ने सारा का सारा डाटा इधर उधर कर दिया है और अब कुछ पता नहीं कि इस केस का क्या बनेगा जब तक कि कोई न्यूट्रल हुकूमत नहीं आती और जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं होता। इमरान खान साहब कई महीने तक जख्मी रहे, लेकिन वो अपनी लड़ाई अपने घर से बैठकर लड़ते रहे। इमरान खान साहब पे 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। तो शकाना रेफरेंस में जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आई तो कारकुनान ने पुलिस का रास्ता रोका। दर्जनों कारकुनान जो निहत्ते थे वो जख्मी हुए और फिर जवाबी वाकये में पुलिस वाले भी जख्मी हुए। जिले शाह नाम का एक कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको शहीद कर दिया गया मुबैना तौर पर, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि वो एक हादसे के अंदर मारा गया, जबकि इमरान खान साहब का और बाकी लोगों का ये मानना है और उसके जिस्म के ऊपर जो टॉर्चर के निशानात हैं वो ये बताते हैं कि इस शख्स को टॉर्चर के जरिए से मारा गया था। 15 मार्च 2023 को लाहौर में जमान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस और रेंजर के दरमियान कशीदगी बरकरार रही। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर पीटीआई और पुलिस आमने सामने आ गई और दोबारा पुलिस वाले और आम कारकुन दर्जनों की तादाद में जख्मी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको एक बर्गर पार्टी कहा जाता था, वो लोहे के चने साबित हुए और उन्होंने पुलिस को और रेंजर्स को 3 मरतबा पसपा करके इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रोक दी। लेकिन 18 मार्च को जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद अदालत में पेशी के मौके पर गए तो इस्लामाबाद पूरे को एक किला बना दिया गया। बहुत बड़ी फोर्स तैयार की गई और इमरान खान साहब के बकौल उनके कत्ल का मंसूबा था। उस वक्त इमरान खान साहब को आगाह कर दिया गया, लेकिन वहां पे कारकुन डट गए और उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया, पुलिस को भगाया। इमरान खान साहब ने पेशी के ऊपर हाजिरी लगवाई दरवाजे से और वहां से बचकर वापस आ गए। लेकिन इस बीच में लाहौर में पुलिस ने इमरान खान साहब के घर के ऊपर धावा बोल दिया। पाकिस्तान की तारीख में, हालिया तारीख में, यहां खासतौर पे पंजाब में यह पहला वाकया था कि एक लीडर के घर को क्रेन के साथ तोड़ दिया गया, दीवारें और दरवाजे गिरा दिए गए। पुलिस ने अंदर दाखिल होकर कारकुनों के ऊपर टॉर्चर किया। मुलाजमीन जो वहां पे मौजूद थे उनको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि पूरे घर में चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान खान साहब जब वापस आए तो ना उनके घर में दरवाजा था ना दीवार थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसी घर में रहे। इस बीच में बोल टीवी के एक सहाफी जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया, उनके भी कपड़े उतारे गए, उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया और उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। और इसके बाद शोएब शेख साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर दबाव डाला गया कि प्रोग्राम्स बंद किए जाएं, टीवी चैनल का मौकिफ बदला जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका मौकिफ नहीं बदला जा सका। बोल टीवी को 102 मरतबा ऑफ एयर किया गया है, यानी अब तक 102 मरतबा बंद किया गया है। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस वक्त सबसे आखिर में सदीक जान को गिरफ्तार किया गया सहाफियों में और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन 2 दिन के बाद अदालत ने इस मुकदमे में उनको डिस्चार्ज कर दिया। सदीक जान के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। इसके अलावा हसन नियाजी को, अजहर मशवानी को और बहुत सारे दीगर कारकुनों को भी अभी गिरफ्तार किया गया है। जबकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरे पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हमें मिली हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में। पॉलिसी नहीं बदली, शक्लें बदल जाती हैं, पॉलिसीज नहीं बदलती। सियासी कारकुनों के लिए यह सोचने वाली बात है कि आज दूसरी तरफ के लोग मार खा रहे हैं तो कल ये डंडे आपके ऊपर भी उठेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।